हेलो बच्चों, वेलकम इन माय क्लास ओमीज मैथ्स में। आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स का थर्ड पार्ट। अब आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। आपने देखा होगा, हमने दो नंबर डिस्कस किया था। एक प्राइम नंबर था और दूसरा कंपोजिट नंबर था। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो वो चीज़ चेक करने के लिए कुछ सिंपल से ट्रिक्स है, वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूँगा, फिर उसके बाद आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो आता है वो 2 होता है। ठीक है, पहला प्राइम नंबर 2 है। तो कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा वो देखते हैं। कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होगा जब उस नंबर के लास्ट में या तो 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। अगर किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अभी बाद में देखेंगे, पहले पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। 3 से कब कोई नंबर डिवाइड होगा? जब उसके लास्ट में लास्ट में नहीं चेक करते हैं, जब उसका जो नंबर का जो सम है टोटल, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 + 3 + 4, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। 9 जो है वो 3 से डिवाइडेबल है, मतलब कि आपका 2, 3, 4 जो होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। आप चेक कर सकते हैं। 5 से कैसे पता चलेगा? 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, तो इतने नंबर से हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं। बाकी के नंबर के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट वो उसका चेक करना पड़ेगा। बट इन नंबर से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं ये आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो आइए हम दिखा दें आपको। जैसे 20 है, आप चेक करिएगा खुद से। 22, 34, 46 या 58, कोई भी नंबर लीजिएगा जिसके लास्ट में 8, 6, 4, 2, 0 हो। फिर चेक करिएगा वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। आप पाएंगे कि 2 से वो डिवाइड हो जाएगा। फिर कोई भी नंबर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 6, 2, 4, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए तो आप कोई भी 25, 30, 95, कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी। ठीक है, उसके आगे है आपके कोर्स में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ये थ्योरम ये बोलता है कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर को, ये थ्योरम बोलता है कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 5, 5,
ये एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज ये 1 और सेल्फ के अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 + 5 + 2 12 आएगा, यानी ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 हो जाएगा। 3 इंटू, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसका 8 5। अब आप जोड़ के देखिए 8 और 5 13, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और अब कितना बचेगा 17। तो 17 एक प्राइम नंबर है ये, और सेल्फ और 1 के अलावा और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स है वो यही बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, और ये यूनिक होता है। ये नंबर इसी टाइप से लिखा जा सकता है। नंबर भले ही इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इस नंबर को आप 3 × 5 × 17 ही लिख सकते हैं। खूब लिखेंगे तो और इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 17 × 3, या 17 × 5 × 3। बस जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब अगली चीज देखते हैं। इसके अलावा अगली जो चीज है, कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 नंबर्स 24 एंड 36 है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे। इसका आप चेक कर सकते हैं, जो आपको प्रोसेस बताया था उससे, कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा। 2 2 3। ठीक है, ये क्या होगा 2 2 3 3। ठीक है, अब जब आपको HCF निकालना होगा, तो आप ऐसे नंबर चूज करोगे जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। HCF के लिए आप क्या करोगे, दोनों में कॉमन क्या है 2 2 दोनों में है, तो 2 लिख लिया यहाँ पे। 2 2 दोनों में है, फिर से 2 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें अब और कोई 3 नहीं है, इसलिए हम और कोई 3 इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 3 यानी 12 हो गया आपका HCF। ठीक है, LCM निकालने के लिए क्या करते हैं वो देख लीजिए। LCM निकालने के लिए 2 2 लिख लिया, 2 फिर से 2 लिख लिया, दोनों में है। 3 फिर से 3 लिख लिया। ठीक है, अब इसके अलावा जो नंबर्स बचते हैं, यानी कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा जो नंबर्स बचते हैं हम LCM के केस में वो भी लिख लेते हैं। अब करिए 4 12 24 72। ठीक है, अब आप चेक करके देख लीजिए, ये नंबर जो है वो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन दोनों नंबर से इसमें हम भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और इस नंबर से हम इन दोनों में भाग लगाएंगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा। इसमें एक और चीज़ है, ये है कि HCF, मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है AB। ठीक है, कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर आपके पास AB है, तो उनका HCF इंटू
LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू बी, ये फार्मूला है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपका नंबर क्या है 24 इंटू 36 इक्वल टू 24 इंटू 36 इक्वल टू 12 इंटू 72, 12 इंटू 72। आप ये दोनों को करके देखिएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो ये एक HCF और LCM का फार्मूला है, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे HCF और LCM निकालते हैं। ये मैंने सिंपल लिया था, आप बड़े नंबर्स का भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आती है कि हम लोग, मैंने बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी हम लोग HCF निकाल सकते हैं, सबको याद होगा। ये भी मेथड है हमारे पास HCF निकालने के लिए। तो दो मेथड की क्या ज़रूरत है, दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं बेसिकली, बट दोनों मेथड्स के अपने अलग अलग फायदे हैं। लाइक HCF अगर आपको छोटे नंबर्स का निकालना हो तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर बहुत बड़ा नंबर है तो फैक्टराइजेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए और ऊपर से आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ सकता है। इसलिए यूक्लिड डिवीजन मेथड जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है कंपेयर टू फैक्टराइजेशन मेथड के, क्योंकि उससे सॉल्व कोई भी क्वेश्चन, कितना भी बड़े नंबर्स का आपको HCF निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फैक्टराइजेशन मेथड और यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का, ठीक है। तो ये हो गया आपका HCF और LCM निकालना। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, सबने पढ़ा होगा। अब आइए उसको प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो बेसिकली इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करते हैं। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है कि किसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फ्रूट है, ठीक है, मैं बस ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपके पास कोई फ्रूट है, उसको आपने बोल दिया कि आपको उसको बताना है कि ये फ्रूट मैंगो है, ठीक है, को ये बताना है कि ये फ्रूट मैंगो है, और आपने बोल दिया कि चलो भाई मान लिया कि ये फ्रूट मैंगो है, ठीक है, मान लिया। फिर आप क्या करोगे, फिर आप मैंगो की जो प्रॉपर्टीज है वो चेक करोगे इस फ्रूट के साथ, ठीक है। अगर मैच कर गई तो बोल दोगे कि हाँ ये फ्रूट मैंगो है। लेकिन अगर मैंगो की प्रॉपर्टीज जो आपने फ्रूट को मान लिया कि मैंगो है मैच नहीं करेगी तो आप क्या बोल दोगे कि वो फ्रूट मैंगो नहीं है। इसी को बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि पहले हम लोग मान लेते हैं कोई चीज़, फिर उसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ नहीं हो पाती है, फिर बोल देते हैं कि ये वो चीज़ नहीं है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, मान लिया कि √2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, आपने मान लिया √2 इज ए रेशनल नंबर। अब √2 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज भी फॉलो करेगा। तो इसलिए हम लोग √2 को क्या कर सकते हैं, √2 को हम लोग r/s के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर रेशनल नंबर है तो r/s के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स है, r और s में कुछ कॉमन फैक्टर्स है, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो फिर क्या बचेगा, बच जाता है आपके पास a एंड b, ठीक है। अब a और जो b है ये भी इंटीजर्स है, r और s भी इंटीजर्स थे, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर था तो वो सब हमने रिमूव कर लिया और अब आपका a और b बच गया जो आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो वैसे ही a और b में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 = a² /
बी स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। या इसको आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपन 2, ठीक। या फिर लिख सकते हो बी स्क्वायर। अब मान लो कोई भी एक थ्योरम है यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इस थ्योरम को देख सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इट मीन्स कि 2 जो है वो ए को डिवाइड करेगा। अब मान लीजिए इफ 2 जो है ए जो है वो उसमें 2 है, तो 2 है तो मान लीजिए कि ए को हम लोग 2c लिख सकते हैं, जो कि मैं पिछले क्लास में दिखा चुका हूं कि कोई भी नंबर को हम लोग या तो 2q + 1 लिखते हैं या 2q लिखते हैं। तो अगर ए में अगर 2 का फैक्टर है तो आप ए को 2c लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान में 2। तो अब क्या बचेगा आपके पास, बी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपान 2। इसको आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 2, ठीक है। अब बी स्क्वायर बाई 2 है, यानी कि 2 भी b को डिवाइड करेगा, ठीक है। इससे ये दिख रहा है, इट मीन्स कि थ्योरम से कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होना चाहिए। इट मीन्स कि b इज डिविजिबल बाई 2। और यहां पे हम लोग ये भी देखे कि a इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। यहां से हमें ये निकल के आया कि a इज डिविजिबल बाई 2, यहां से ये निकल के आया कि b इज डिविजिबल बाई 2। लेकिन हमने यहाँ क्या बोला था कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है इससे कि a और b में कॉमन फैक्टर 2 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि √2 जो है वो √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, या इसको हम लोग बोलेंगे √2 इज √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि आपने तो रेशनल बोला, तो इससे तो ये प्रूफ हो रहा है कि ये नंबर इरेशनल नहीं है, तो आपने ये कैसे बोल दिया कि ये नंबर इरेशनल होगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जो नंबर रेशनल नहीं है, अगर वो रियल नंबर है तो वो दूसरा क्या बचेगा, इरेशनल। या तो कोई रियल नंबर रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, इसलिए √2 जो है वो इरेशनल होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो अभी के क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का जो एक छोटा सा पोर्शन है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, 5 मिनट का या 6 मिनट का होगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।